नेक्स्ट इज, वैसे लास्ट क्लास वाला टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिमेट्रिक सर्किट्स। हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर कोई सर्किट अगर सिमेट्रिक हो तो कैसे हम उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हमने खूब सारे तरीके भी सीखे और KCL KVL भी सीखा, कई जगह सिमेट्री का यूज़ भी किया, तो हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से सारा इंतज़ाम किया। आई होप दैट्स ओके। तो इस तरह से हम कोई भी अगर सिमेट्रिक सिस्टम हो तो उसका रेजिस्टेंस बड़े आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हम सिमेट्री का यूज़ करें तो। अब बात आती कि अगर और टफ सवाल लिया जाए तो चलिए आज भी वही काम, मोर और लेस हम थोड़े से और टफ सवाल लेते हैं। अगेन मैं आपको जैसा लास्ट क्लास में कह रहा था वही बात फिर से रिपीट करूंगा। सारे के सारे सवालों का एक बहुत ही क्लियर एम है कि आप लोगों का सर्किट को देखने समझने का एप्टीट्यूड बढ़े, सर्किट को देखने का IQ बढ़े, आप ज़्यादा सोच पाओ, समझ पाओ, KCL लगा पाओ, KVL लगा पाओ, वगैरह वगैरह, ये हमारा एम है। जितने टफ सवाल हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड या फिर IIT JEE एडवांस में पूछेंगे, मेन वगैरह में इतने टफ सवाल नहीं पूछेंगे। मेन वगैरह में सिंपल सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट्स इट, इतने ही आएंगे। तो हमारे जो सवाल हैं वो मोस्टली एडवांस्ड प्लस ओलंपियाड टाइप के ही सवाल हैं। सुनिएगा नेक्स्ट, एक सिमेट्रिक सर्किट लेता हूं। हमारे पास 12 रजिस्टर वायर्स हैं, हर एक का रेजिस्टेंस R है, हर एक का रेजिस्टेंस R है और ये 12 वायर इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, पांचवा वायर, छठा वायर, सातवां वायर, आठवां वायर, 9th वायर, 10th वायर, 11th वायर एंड 12th वायर। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स के नाम भी निकालता हूँ। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E, दिस इज F, दिस इज G एंड दिस इज H। A और H जो है ये डायगनली अपोजिट, मतलब ऐसे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट हैं। मैंने पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AH। A और H के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो चलिए मैंने एक बैटरी लगा दी है ऐसे, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। इस सर्किट में कोई ना कोई करंट जाएगा, ये वोल्टेज V है, करंट जाएगा तो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट जाएगा I तो निकलेगा भी I, जाएगा I तो निकलेगा भी I। अब इस बात को सुनना, इस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है और डायगोनली अपोजिट पॉइंट से करंट एग्जिट कर रहा है। ध्यान से देखो तो करंट के जाने का ये वाला रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे हैं। इस पॉइंट के बाद एक सिमेट्री नजर आ रही होगी और वो सिमेट्री ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है। ये भी रेजिस्टेंस R, ये भी रेजिस्टेंस R, ये भी रेजिस्टेंस R। यहां A से H तक पहुंचने में R यूं आ रहा है, R यूं आ रहा है, R यूं आ रहा है। तीनों ही रास्ते लगभग एक जैसे सही हैं। ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता एक जैसे ही है। तो मैं कह सकता हूं कि बाई सिमेट्री अगर तीनों साइड्स अगर एक जैसी हैं तो यहां से करंट जाएगा I/3, यहां से करंट जाएगा I/3 और यहां से करंट जाएगा I/3। तो सर इससे क्या, इससे बेटा ये कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लो कि VA है तो इस B पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA माइनस I/3 इंटू R। इस F पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA माइनस I/3 इंटू R। और इस D पॉइंट का, अरे I/3 यहां से नहीं है, यहां से, ये वाला वायर बिल्कुल सिमेट्रिक है। यहां का पोटेंशियल अगर VA तो इस D वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA माइनस I/3 इंटू R। इसका मतलब B पॉइंट पर, F पॉइंट पर और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है।
तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट एफ। मान लो बेटा इस एच पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। अब यहां से आई करंट आएगा, कुछ करंट इधर से आएगा, कुछ करंट इधर से आएगा, कुछ करंट इधर से आएगा। हम जानते हैं कि अगर करंट डायगोनली अपोजिट पॉइंट से एंटर और एग्जिट कर रहे हैं तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड तो एक जैसी है। तो आप कह सकते हो कि दिस करंट विल बी I/3, दिस करंट विल बी I/3 एंड दिस करंट विल बी I/3। अगर यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल, करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, I/3 इंटू आर, I/3 इंटू आर, I/3 इंटू आर। ई पर, सी पर और जी पर पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट ई, पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट जी सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो एक काम करते हैं, पूरे के पूरे सर्किट को एक बार रीड्रॉ करते हैं, वापस से बनाते हैं। चलिए बड़ा बनाते हैं। बनाते बनाते ए पॉइंट और एच पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए को और एच को तो दूर दूर दिखा दो, दिखा दिया बेटा। बी एफ डी, बी एफ डी पर पोटेंशियल सेम है, तो बी को, एफ को और डी को एक जगह दिखा दो। इसी तरह से ई पर, जी पर और सी पर, ई पर, जी पर और सी पर पोटेंशियल सेम है, तो ई पर, सी पर, जी पर पोटेंशियल सेम है, तो उनको एक जगह दिखा दो। अब सारे के सारे रेजिस्टेंस वापस से बनाता हूँ। पहला रेजिस्टेंस है ए से बी के बीच, बड़ा मैं से डैश डैश करता हूँ जिससे मेरे को आइडिया लगे कि मैंने ये बना दिया है। ए से बी तक रेजिस्टेंस है आर, ए यहाँ, बी यहाँ, रेजिस्टेंस है आर। बी से सी तक रेजिस्टेंस है आर, बी से सी तक, बी यहाँ, सी यहाँ, रेजिस्टेंस है आर। सी से एच तक रेजिस्टेंस है आर, सी से एच तक रेजिस्टेंस है आर। बेटा इसको थोड़ा डैश डैश कर देता हूँ जिससे ना हमें आइडिया रहे कि हमने सारे बना लिए। आगे चलो बेटा, ए से डी तक है आर, ए यहाँ, डी यहाँ। डी से ई तक है आर, डी से ई तक है आर। ई से एच तक है आर, ई से एच तक है आर। एच से जी तक है आर, एच से जी तक है आर। आगे चलो बेटा, जी से एफ तक है आर, जी से एफ तक है आर। एफ से ई तक है आर, एफ से ई तक आर। एफ से ए तक है आर, एफ से ए तक है आर। कौन सा बच गया? सी से डी तक है आर, सी यहां, डी यहां, ये भी हो गया। और को बचा? बी से जी तक है आर, बी यहां, जी यहां। मेरे ख्याल से सारे हो गए, काउंट भी कर लो। 3 ये, 6 ये, 3 ये, 3 6 3 12। आर 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 तीनों पैरेलल, कितना आएगा बेटा? r/3। आर 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 6 जने पैरेलल में, कितना आएगा बच्चों? r/6। आर 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 पैरेलल में r/3। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट एच। और 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों के तीनों आपस में सीरीज में हैं। आप कह सकते हो कि ए से एच के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है r/3 प्लस r/3 प्लस r/6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5r/6। ये बड़ा अपना आंसर है। तो जो डायगोनली अपोजिट वाले पॉइंट है बेटा, वहां पर आपका जो पोटेंशियल आएगा वो 5r/6 आएगा। और यहां पर हमने सिमेट्री का यूज किया कि अगर बेटा ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं तो ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड सेम है। यहां से करंट एग्जिट कर रहा तो ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड सेम है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक जैसे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक जैसे। और इस बात को यूज करते हमारे सारे सारे आंसर मैच कर गए। बढ़िया सवाल है बेटा, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ और भी सिखाना चाहता हूं यार। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बात को मैं थोड़ा सा और भी एक तरीके से और बताना चाहता हूं।
सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं यही सवाल, यही आंसर एक तरीके से और निकालना चाहता हूँ, बड़ा वही KCL KVL वगैरह, और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे और आसान हो जाएगा। सुनना, हमारे पास 12 वायर्स हैं, वो बड़ा क्यूब की एजेस की तरह लगे हुए हैं। This point is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, this is H। मुझे A और H के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सारे 12 के 12 जो तार हैं, हर तार का रेजिस्टेंस R है। मैंने सारे के सारे अरेंजमेंट को 100 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया। मान लो कि इस सारे के सारे अरेंजमेंट ने आई करंट खाया, तो आई करंट वापस भी दे दिया। हम जानते हैं कि R इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होगी 100/I, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि 100 वोल्ट से R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यहाँ पर तुम 100 लो, 200 लो, R इक्विवेलेंट तो सेम ही आएगा। अगर आप 200 लोगे, करंट भी दुगना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट वही आएगा। फेयर इनफ। यहां का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, 0 0 0 0 0। यहां से आ जाऊंगा तो 100 बढ़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल 100। नाउ बाय सिमेट्री आई कैन से दैट दिस वायर एंड दिस वायर, ऑल ऑफ द वायर्स आर नियरली सेम। भाई जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है और जिस पॉइंट से करंट एग्जिट कर रहा है, उसके लिए ये वाला तार, ये वाला तार, ये वाला तार तो एक जैसे ही है। और अगर सारे के सारे तार एक जैसे हैं, तो इसमें से जो करंट जाएगा और इसमें से जो करंट जाएगा और इसमें जो करंट जाएगा वो सेम। ये वाला करंट आपका I/3, ये वाला करंट आपका I/3, ये वाला करंट भी आपका I/3। इसी तरह से यहाँ से जब करंट एग्जिट कर रहा होगा I, यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा होगा, वो तीनों तार अगर सेम है तो ये तीनों करंट भी आपके सेम। यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, I/3 × R। मान लो कि यहां से तक पोटेंशियल बढ़ा है X, यहां से यहां तक अगर X बढ़ा है तो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक भी बढ़ा है X, और यहां से यहां तक भी बढ़ा है X। मैंने I/3 × R को X लिख दिया। इसी तरह से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, I/3 × R। I/3 × R को हम क्या लिख चुके थे, X। तो यहां से यहां तक X पोटेंशियल घटेगा, तो यहां का पोटेंशियल 100 - X। इसी तरह से यहां का पोटेंशियल 100 - X, और यहां का पोटेंशियल 100 - X। चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। मुझे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए मुझे ये I/3 पता होना चाहिए, और उसके लिए मुझे ये X पता होना चाहिए। अगर X पता लग गया तो मुझे सारे करंट पता लग जाएंगे। और X पता करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि कोई सा भी जंक्शन लो और उस पर KCL लगा दो। KCL लगाते ही आंसर आ जाएगा। ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट, तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 0। ये वाला करंट X - 0 अपॉन R, X - 100 - X, 2X - 100 अपॉन R। ये वाला करंट X माइनस दिस, बड़ा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 2X - 100 अपॉन R, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा मेरे ख्याल से आ गया है 5X = 200 एंड X कम्स आउट टू बी 40 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 40 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 60 वोल्ट है। यहाँ पोटेंशियल 40 वोल्ट, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 40 वोल्ट, और यहाँ पर भी पोटेंशियल 40 वोल्ट। सर मुझे तो I निकालना है। यहाँ से करंट आएगा 40 - 0 अपॉन R, यहाँ से आएगा 40 - 0/R, यहाँ से आएगा 40 - 0/R। तो कुल मिलाकर करंट आएगा 40 - 0/R 3 टाइम्स, तो दैट इज 120 अपॉन R। रखो बेटा इसे आगे। हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट की बैटरी ने कुल मिलाकर करंट ड्रॉ किया है 120 अपॉन R। एज यू कैन सी दैट द आंसर कम्स आउट टू बी 5R/6। तो ऐसे आप बेटा KCL से भी सवाल सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए बच्चों, और करते हैं, एक और सवाल करते हैं।
अगेन बेटा हम तो सीखने के मूड में हैं, इसलिए हम बेटा इतने सारे काम कर रहे हैं। एक और करते हैं, वही 12 वायर, हर तार का रेजिस्टेंस R, सारे के सारे बिल्कुल वैसे जुड़े हुए हैं जैसे किसी क्यूब की एजेस पर जुड़े हुए हों। तो वही आपके 12 वायर्स, बिल्कुल बेटा वैसे ही सारे के सारे वायर्स। अब दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G एंड दिस इज H। मुझे इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फेस डायगोनल्स के अबाउट। इस फेस के बेटा 2 डायगोनल है बेटा, ये AC BD, तो मुझे AC के अक्रॉस निकालना है, मुझे निकालना है AC के अक्रॉस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ बच्चों, अगला सवाल फिर से वही 12 वायर है, हर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है और हमें इस बार A पॉइंट और C पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस बार बेटा ये फेस डायगोनल्स थे, लास्ट वाले सवाल में बॉडी डायगोनल्स के अक्रॉस हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला था। थोड़ा टफ है बट वी कैन मैनेज इट। सुनना, इस पूरे अरेंजमेंट को एक 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाता हूं और मान लीजिए कि बेटा 100 वोल्ट से इसने कुल मिलाकर I करंट खाया, तो I करंट वापस भी आएगा। वी नो इट वेरी वेल कि R इक्विवेलेंट इज सिंपली 100 अपॉन I, is 100 upon I, is 100 upon I। चलिए बच्चों, C वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मानते हैं 0 और A वाले पॉइंट पर जैसा कि हमें नजर आ रहा है पोटेंशियल है 100। यहां पर 0 0 0 0 0, यहां से 100 बढ़ेगा तो यहां पोटेंशियल 100। यहां पर पोटेंशियल 100 है, यहां पर पोटेंशियल 0 है, यहां से यहां लगातार पोटेंशियल घटेगा 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 घटेगा, 0 से घटते 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 0 होगा। सॉरी बेटा 100 से घटते 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 0 होगा, 100 से घटते 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 0 होगा, हर रास्ते में 100 से घटते 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 0 होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। अब एक चीज नोटिस करना, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, आराम से देखना, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो करंट जहां से एंटर कर रहा है और जहां पर करंट एग्जिट कर रहा है वहां से इक्विडिस्टेंट है। मतलब A और C से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कौन से हैं? सर्च करो, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। जहां से करंट एंटर किया है और जहां से करंट एग्जिट किया है, इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर कौन से पॉइंट है? तो आप बोलोगे सर B वाला पॉइंट, B वाला पॉइंट जितना दूर C से है उतना ही दूर A से है। मतलब B वाला पॉइंट इज एट एग्जैक्ट मिड बिटवीन C एंड A। तो सर इससे बोलना क्या चाहते हो? बेटा मैं इससे ये बोलना चाहता हूं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां मिलाकर कितना हो रहा था 100, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना 50, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना 50, तो यहां का पोटेंशियल अपने आप बेटा कितना आ गया 50 वोल्ट, 0 से 50 वोल्ट, 50 से 0 वोल्ट। इसी तरह से डी वाले पॉइंट को देखो बेटा, डी वाला पॉइंट जहां से करंट एंटर कर रहा है और जहां से करंट बाहर निकल रहा है, उन दोनों पॉइंट से समान दूरी पे, उन दोनों के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट है ये। तो सर उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक उतना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक का टोटल ड्रॉप 100 था, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना आएगा 50 वोल्ट, यहां से ड्रॉप कितना आएगा 50 वोल्ट। तो डी का पोटेंशियल हो गया 50 वोल्ट। यही नहीं, और भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बड़ा इक्विडिस्टेंट हैं ए से और सी से। जरा चेक करो, एक तो आपका ई है और एक आपका जी है।
आराम से चेक करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए से जी देखो कैसे दूर है, 1 2, ठीक है। सी से भी कितना दूर है, 1 2। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से तक उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक प्लस यहां से तक, टोटल कितना 100। तो यहां से यहां तक कितना 50। तो पक्की बात है कि ई वाला जो पॉइंट है वहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट। यही हाल जी का है। जी जरा ध्यान से देखो, ए से और सी से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है। कैसे, 1 2, ये तो ए से दूरी हो गई, 1 2 सी से दूरी हो गई। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक। तो ऐसा है तो बेटा जी वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आ गया, 50 वोल्ट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जो बी और डी पॉइंट है ये ए और सी के बिल्कुल मिड में है, और इसी तरह से ई और जी हैं बेटा वो भी ए और सी के बिल्कुल मिड में है। तो इन दोनों का पोटेंशियल 50 वोल्ट, इन दोनों का पोटेंशियल भी 50 वोल्ट। आई होप ये सिमेट्री बेटा आपको समझ में आ गई होगी। सर जैसे ये वाली बात मान लूंगा ना, उसके बाद तो सवाल सर बहुत ही आसान हो गया। ये 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, करंट ही नहीं जाएगा इसमें, तो तार क्यों लगा रखा है, हटा दो उसको। ये 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, दोनों 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स करंट भी नहीं है। हो गया हमारा काम तो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सिर्फ सीरीज पैरेलल बचा है। देखो बेटा, आर और आर 2R, आर और आर 2R, आर और आर 2R, आर और आर 2R, ये 2R और 2R पैरेलल बन जाएगा। मुझे तो लगता है बड़े आराम से बन जाएगा। अगर आपको अभी भी डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं। मुझे लगता है कि अब सीरीज पैरेलल के अलावा कुछ इसके अंदर बचा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं कर देता हूं। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी। सबसे दूर उन पॉइंट्स को लिखना जिन पॉइंट के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए से डी, डी से सी, अलग से क्यों दिखा रहे हो, सीधे बोल दो कि ए से सी तक रेजिस्टेंस है 2R। दिखा दिया बेटा, ए से सी तक रेजिस्टेंस है 2R। अब ए से बी अलग से दिखाओ, फिर बी से सी अलग दिखाओ। इससे अच्छा बोल दो कि ए से सी तक है 2R। अरे यार वो 2R और 2R सीधा लिख दो बेटा। ये वाला 2R और ये वाला 2R दोनों कैसे हैं, पैरेलल। R आ गया, छोड़ो। A से F तक बेटा यहां कहीं F दिखाया तो A से F तक है R, F से E तक है R, फिर F से H तक है R। तो F से H तक सीधे ही 2R लिख दो। ठीक है ना, ये वाला 2R, ये वाला भी कितना 2R। ठीक है, F से H तक 2R, F से H तक 2R, H और C के बीच वापस से R। हाँ बेटा, H से C तक वापस से 2R। बेटा मेरे ख्याल से सिंपल काम बचा है। ये आपका पॉइंट A, ये आपका पॉइंट सी, ये तो आर है। 2R और 2R कितना हो गया, R, R R R कितना हो गया, 3R। 3R और R ये दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल में है, तो हमारे पास आ गया दैट इज 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R। आंसर आ गया बेटा कितना, 3R/4। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3R/4। बढ़िया आंसर बेटा, अच्छा आंसर, अच्छा आंसर। आई होप सिमेट्री समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने एक अलग ही तरह की सिमेट्री यूज की कि यार वो वाला पॉइंट देखो जो एंट्री पॉइंट से और एग्जिट पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, और फिर हमने कहना स्टार्ट किया कि वहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच वाला होगा, और वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच वाला पोटेंशियल लिखते ही सारा मामला इतना आसान हो गया कि सिर्फ सीरीज पैरेलल से ही सारा का सारा काम बन गया। वैसे मैं जानता हूँ कि बेटा ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया है, आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा भी नहीं, बट मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मतलब एक इमेजिनेशन बताना चाहता हूँ। चीज़ तो बड़ा कुछ नहीं है ऐसी खास, मैं एक इमेजिनेशन बताना चाहता हूँ
कि ना इसी बात को सोचने का एक तरीका और भी था नहीं है। आंसर तो वही आएगा बेटा, नया कहाँ से ले आएंगे। चलिए बच्चों, मैं एक बार फिर से रीड्रॉ करता हूँ। ये आपका पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। हमें रेजिस्टेंस निकालना था पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। ठीक है, ठीक है बेटा, सब तार ही तो है। एक काम करो, इस तार को थोड़ा सा स्लैक करो। भाई स्लैक करने से रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। इस तार को हल्का सा स्लैक करो, इस तार को हल्का सा स्लैक करो और इस तार को हल्का सा स्लैक करो। जो ऊपर वाले चारों एज वाले तार हैं उन सबको हल्का हल्का स्लैक कर दो, ढीला कर दो, ढीला कर दो, ढीला कर दो। और फिर सारे जो ऊपर वाले चारों तार थे ना उनको दबाकर उसी प्लेन में ले आओ जिस प्लेन में नीचे वाले चारों वायर थे। जिस प्लेन में नीचे चारों वाला वायर पड़े ना उसी प्लेन में ऊपर वाले चारों को ले आओ और देखो कैसा लगता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नजर आएगा। मैं बेटा रेजिस्टेंस दिखा भी रहा हूं। मेरे ख्याल से ऐसा नजर आएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर सी, दिस इज योर सी। ये चार तो बेटा पहले से थे। अब एक के ऊपर एफ था, उसको बेटा तुमने हल्का सा स्लैक किया और चिपका दिया तो एफ यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका बी वाला पॉइंट, ये आपका डी वाला पॉइंट। एफ नीचे आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा और जी यहां आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वो चारों तार थे ना वो हैं ये। ठीक है, और अब अगेन डी से ई तक जुड़ा हुआ जो वायर है मैंने ऐसे लगा दिया। ए से एफ तक जो जुड़ा वाला वायर था वो बेटा मैंने वापस लगा दिया। अगेन बेटा बी से जी तक जुड़ा हुआ जो वायर था वो वापस दिखा दिया। और सी से एच तक जो वायर था बेटा, ये पॉइंट एच है, ये वायर ऐसे दिखा दिया। तो जरा ध्यान से देखो मैंने किया क्या। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जो चारों वायर थे उनको हल्का हल्का सिलेक्ट करके चिपका दिया और बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ले आया। जो डायग्राम 3 डायमेंशनल था उस डायग्राम ने 2 डायमेंशनल बना दिया। लेकिन सर्किट थोड़ी चेंज किया है। तार तो जैसे पहले जुड़े हुए थे वो तो अब भी वैसे जुड़े हुए हैं। तो रेजिस्टेंस तो भी आना चाहिए ना भाई। दिखने में भले ही ये दोनों अलग अलग लग रहे हो, ये लग रहा है कि 2 डायमेंशनल है, ये लग रहा है कि 3 डायमेंशनल है, लेकिन वायर तो जैसे पहले जुड़े हुए थे वायर तो अब भी वैसे जुड़े हुए हैं। और वायर जैसे पहले जुड़े हुए थे वायर अब भी अगर वैसे ही जुड़े हुए हैं तो रेजिस्टेंस तो वही आना चाहिए। तो अब लगता है बेटा आप कर लेंगे। अब मुझे ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं। अभी निकालते हैं। एक आपको सिमेट्री नजर आ गई होगी इस लाइन के अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा। तो जितना पोटेंशियल यहां का इतना ही पोटेंशियल यहां का। जो पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल वही डी पॉइंट का पोटेंशियल, जो आपके जी वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही आपके ई वाले पॉइंट का पोटेंशियल। इस लाइन की बहुत सिमेट्री नजर आ रही है। तो सर क्या करें बेटा, फ्लिप कर दो। जैसे ही तूने उसे उठा के फ्लिप किया ये वाला आर यहां आ जाएगा। आर और आर कितना हो जाएगा, r/2। आर और आर कितना हो जाएगा, r/2। ये आर और आर कितना हो जाएगा, r/2। आर और आर कितना हो जाएगा, r/2। ये आर और आर कितना हो जाएगा, r/2। सारे r/2 r/2। तो
तो मैं एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा तेरे पास पॉइंट ए, ये रहा तेरे पास पॉइंट सी, ये रहा आपके पास बड़ा पॉइंट एफ, ये रहा आपके पास पॉइंट एच। ए और एफ के बीच में रेजिस्टेंस है आर, ये तो आर ही बड़ा। ये बड़ा बी पॉइंट, ये ना केवल अब बी पॉइंट है, डी भी यही है, डी भी वही है। तो जैसे ये यूं आया, ये आर और आर दोनों पैरेलल में, बड़ा ये फ्लिपिंग में आपको सिखा चुका हूं पहले, ये r/2। जैसे इसको उठा के यहां पर लेके आया, और हाँ जैसे उठा के इसे यहां पर लेके आया, ये भी आपका r/2। यहां कहीं एक पॉइंट और आ गया है, ये पॉइंट आपका EB है और यही पॉइंट आपका GB है। अगेन ये रेजिस्टेंस आपके पास आ गया r/2। ठीक है बेटा, F और G के बीच में अगेन बेटा ये रेजिस्टेंस r/2, ये वाला रेजिस्टेंस भी r/2। ये r/2। ये बेटा C से H तक पहले से ही एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था R। चलिए बेटा, अब मुझे A से C तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मुझे लगता है कि मोर और लेस वापस से बड़ा सीरीज पैरेलल बन गया है। देखो ये R और r/2 दोनों सीरीज, ये R और r/2 दोनों सीरीज। तो मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट को अगर A कहूं, इस पॉइंट को अगर मैं C कहूं, तो A से ये जो तेरा E और G वाला पॉइंट है, E मान ले बेटा, G मान ले, ये R और r/2 बेटा कितना हो गया यहां से 3r/2। ये R और r/2 फिर से कितना हो गया 3r/2, तो 3r/2। चलिए बच्चों, A से EG तक, A से EG तक 3r/2, EG से C तक, EG से C तक 3r/2। बढ़िया है। इसी तरह से बड़ा ये वाला पॉइंट है आपका B मान लो या D मान लो, A से BD तक r/2, BD से C तक r/2। एक बच के बेटा कौन सा, BD से EG तक, ये आपका r/2। काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। अरे यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। यस, भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ हमारा काम बन जाएगा। बड़ा देखना, इज दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, यस इट मींस दैट देयर विल बी नो करंट इन दिस, योर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ये बैलेंस है, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज आपस में दोनों पैरेलल, तो आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट आपका A है, ये वाला पॉइंट आपका C है। तो 3r/2, 3r/2 ऊपर कितना हो गया 3r, नीचे r/2 कितना हो गया r। और अगर मुझसे कोई A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछेगा, मैं बोलूंगा दैट इज 3r into r upon 3r plus r, the answer comes out to be 3r/4। ये आ गया हमारे A से C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप बोलो सबने पहले भी निकाल रखा था, बिल्कुल निकाल रखा था। हो सकता है बेटा कई बच्चों को पहले वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया हो, मुझे भी वही पसंद है ज़्यादा, मुझे बड़ा वो वाला तरीका ज़्यादा पसंद है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ हमें हर चीज़ आती है ना। यूँ नहीं होना चाहिए कि अरे यार ना सर ने तो किसी और तरीके से बताया था और अपने बुक्स वगैरह में कुछ और तरीका दे रखा है, तो मैं मोर और लेस सभी तरीकों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि KVL वगैरह से भी कर सकते हैं, उसमें सबसे टफ होगा, अपन तो बड़ा फिर भी जो आसान है उससे कर रहे हैं। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते हैं बच्चों, हमने बेटा ये वाला काम भी कर लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला काम करते हैं। हमारे पास
इस तरह का अरेंजमेंट है। मैं बेटा पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं यार, दैट इज डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। सुनना बच्चा, ये अपने बड़ा कोर्स में नहीं है, ये थोड़ी सी हायर एजुकेशन वगैरह में सिखाते हैं। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसका जो रिजल्ट है वो स्टेट कर रहा हूँ, और हो सकता है बड़ा किसी सवाल में अपने काम आए। मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 पॉइंट हैं ए, बी एंड सी, इनके बीच में ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगे। लेट्स से दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2, लेट्स से दिस इज R3। इसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डेल्टा फॉर्म। आप इन 3 रेजिस्टेंस को 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। बस इतना फर्क हो जाएगा कि इसमें जो जंक्शन थे वो 3 थे, अब जंक्शन बन जाएंगे 4, रेजिस्टेंस 3 ही रहेंगे। ऐसे you can replace this by this. It is known as delta form, it is known as star form. बस इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा this into this R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा this into this अपॉन this प्लस this प्लस this, that is R1 R3 upon R1 प्लस R2 प्लस R3। नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, बस ऊपर न्यूमिनेटर याद रखना है कौन से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे C के साथ वाला रेजिस्टेंस लिखना है तो C के साथ वाले दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन R2 R3 डिवाइडेड बाई सारा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। बस ऐसे कर सकते हो। मैं बेटा ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कहता कि बेटा कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता तो ठीक है बेटा, इस पर सवाल वगैरह भी होते, लेकिन पता होने पर हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जो हमें टफ लग रहा हो, वो बड़े आराम से इस तरीके से बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज इम्बैलेंस है तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस। This is 5 ohm, this is 10 ohm, this one is 5 ohm, this one is 5 ohm, this one is 10 ohm, this is A, and this is B. Is this Wheatstone bridge? Yes, yes. क्या ये Wheatstone bridge है? Of course. 1 2 3 4 जंक्शन, एक जना जुड़ा हुआ है 2 से, दूसरा भी जुड़ा हुआ है 2 से, ये दोनों जुड़े हुए हैं 3 जनों से। लेकिन क्या ये Wheatstone bridge बैलेंस है? नहीं। 5 into 5 25, 10 into 10 100, इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस है तो क्या इसमें से करंट जाएगा? यस। और अगर करंट जाएगा तो क्या हम सीरीज पर लगा सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें निकालना है, सवाल है बनाइए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करते बेटा कोशिश। मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को किसी V वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। अब बेटा मैं इस सवाल को KCL से भी कर रहा हूँ, KVL से भी कर रहा हूँ, और भी कोई तरीका होगा मैं उससे भी करूँगा। मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी से लगाया और यहाँ से करंट आ गया I, यहाँ से करंट आ गया I जाएगा तो I बाहर में निकलेगा।
इस I के दो टुकड़े हो गए, ऊपर से गया मान लेते हैं I1, तो नीचे से जाएगा I माइनस I1। फिर भी एक सिमेट्री है, अगर सिमेट्री ना होती हम सवाल तब भी करते, लेकिन एक सिमेट्री है, वो है डायगोनल सिमेट्री। जहां पर करंट बट रहा है वहां से मुझे लगता है कि यहां 5 है यहां 10 है, जहां करंट जुड़ रहा है वहां पर उल्टा लगता है कि यहां 5 है यहां 10 है। जहां से करंट बट रहा है वहां से लगता है कि अगले वाले लेडर में ऊपर 10 है नीचे 5 है, और जहां से करंट इकट्ठा हो रहा है उसमें लगता है कि यहां पर ऊपर सेकंड लेडर में ऊपर 5 है नीचे 10 है। तो एक डायगोनल सिमेट्री है, और डायगोनल सिमेट्री है इस कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला करंट अगर I1 5 ओम में से, तो इस 5 ओम में से भी करंट आएगा I1, और यहां से करंट आएगा I माइनस I1। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ये सिमेट्री मेरे को ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से I2 मान लेना, यहां से I माइनस I2 मान लेना, तब भी आंसर आ जाएगा। बस एक अननोन बढ़ जाएगा I2, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन अपन और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी कर लेते। अगर ये सिमेट्री ना होती, डायगोनल सिमेट्री ना होती, हम तब भी कर लेते सवाल। ठीक है ना, यहां से I1 करंट आया, इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा, कितना जाएगा? I1 में से I माइनस I1 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया दैट इज I1 में से मैंने माइनस किया तो दैट इज 2I1 माइनस I। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। मुझे अगर पूरे के पूरे सिस्टम में अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि बाय डेफिनेशन R इक्विवेलेंट इज सिंपली V बाई आई। जितना वोल्टेज है इस वोल्टेज से कितना करंट खींचा है V बाई आई। चलिए बच्चों, मुझे अब I निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। सबसे पहले KVL लगाओ। ये KVL KCL सीखने के चक्कर में तो इतने सारे तरीके से कर रहे हैं, वरना बड़ा सवाल तो उसका बहुत आसान हो। चलते गए, यहां से यहां वोल्टेज बढ़ा V, चलते गए, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गया तो पोटेंशियल घटा है -5I1, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गए तो -10I माइनस I1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज V -5I1 -10I plus 10I1 is equals to 0. That gives me V plus 5I1 minus 10I is equals to 0. मगर इस एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ेगी, इसमें I1 भी है। I1 ना हो तो मजा आया था। तो एक काम करो, एक छोटा सा लूप लो और उसमें केवल और लगा दो। लगाते हैं, यहां से यहां तक -5I1, यहां से यहां तक -5 2I1 माइनस I, यहां से यहां तक +10I माइनस I1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया -I1 -2I1 प्लस I प्लस 2I माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ बेटा, -3I1 -5I1, तो 5I1 इज इक्वल्स टू 3I। इसको बेटा उठाओ और यहां रख दो। यहां रखा तो मेरे पास आ गया V प्लस 5I1 को मैं लिख सकता हूं 3I माइनस 10I एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। V की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7I एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ R इक्विवेलेंट आई कुड इजीली से कि R इक्विवेलेंट इज सिंपली V बाई I, दैट कम्स आउट टू बी 7। ये हमारा आंसर आ गया। कोई बच्चा कह दे कि सर मेरे को ये ना डायगोनल वाले सिमेट्री से इतनी पची नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर I1 मान लेना, यहां पर I2 मान लेना। सर वो I2 और आ जाएगा नॉन, उसको सोल्व करने के लिए एक लूप और ले लेना। इस लूप में और इस लूप से I1 I2 दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को एलिमिनेट कर देना, फिर इक्वेशन वापस से सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, कौन सी? V इज इक्वल्स टू 7I। वापस से बड़ा वही आंसर आ जाएगा। तो अगर ये डायगोनल सिमेट्री ना हो तब भी हम आंसर निकाल लें, डायगोनल सिमेट्री ना समझ में आए हम तब भी आंसर निकाल लेंगे।
आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा। इसी बात को मैं एक तरीके से और समझाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आंसर नया ले आऊंगा, एक तरीके से और समझाना चाहता हूं। सुनना बेटा, मान लो कि आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, कुल मिलाकर आई करंट खींचा। हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट आएगा 100/I, ठीक है। अब एक सिमेट्री तो बेटा है कि जितना करंट यहां पर उतना करंट यहां पर, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल बढ़ेगा 5 × I1। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां का पोटेंशियल 0 0 0 0 0, तो यहां का पोटेंशियल 100, यहां का पोटेंशियल 100, यहां का पोटेंशियल 100। यहां से यहां तक 5I1 पोटेंशियल घटेगा। मान लो कि मैंने 5I1 को x लिख दिया, तो यहां का पोटेंशियल आ गया 100 - x। यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां से तक 5I1 पोटेंशियल बढ़ेगा। 5I1 को मैंने क्या लिखा अभी, x, तो 0 में x जोड़ा तो यहां का पोटेंशियल आ गया x। तो मैंने सिमेट्री यूज कर ली कि यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल घटेगा, यहां से यहां तक उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर अगेन कोई कहते कि सर ये वाली सिमेट्री को सर मैं यूज करना ही नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां का पोटेंशियल x लिख लेना, यहां का पोटेंशियल y लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आएगा। अब मेरा एम क्या है? मेरा एम है ये I निकालना। I निकालने के लिए x पता होना चाहिए, क्योंकि अगर x पता लग गया फिर मैं बोल दूंगा कि दिस करंट प्लस दिस करंट इज I। और x निकालने के लिए ये वाला पॉइंट पकड़ो और KVL लगा दो, सॉरी बेटा KCL लगा दो। x - 100 अपॉन 10 प्लस x - 100 - x, कितना आ गया 2x - 100/5 प्लस x - 0/5 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया x - 100 प्लस 4x - 200 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। 7x is equals to 300, x comes out to be 300/7। तो यहां का पोटेंशियल मेरे पास आ गया 300/7, तो यहां का पोटेंशियल आ गया 400/7। सर मुझे तो करंट से मतलब है, करंट बेटा ये I होगा दिस प्लस दिस, या तो ऐसे लिख दो, या फिर ये करंट होगा दिस प्लस दिस। ये वाला करंट, ये वाला करंट कितना होगा 400/7 माइनस 0/10 प्लस 300/7/5। That comes out to be I think ये बेटा कितना आ गया 100 ही आ गया। 400/7 माइनस 0/10, 300/7/5। बड़ा ये तो आ गया मेरे पास 40/7 प्लस बड़ा ये मेरे पास आ गया शायद कितना 60/7। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 100/7। आर इक्विवेलेंट विल बी 100/I। I is बड़ा 100/7, so the resistance comes out to be 7 ohm। और कोई बच्चा कहते कि सर मान लो यहाँ पर 5 ओम ना होता 6 ओम होता, फिर तो सर सिमेट्री नहीं होती, फिर तो सर आप ऐसे बोल ही नहीं पाते कि यहाँ पर x तो यहाँ पर 100 - x। कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं यहाँ पर x बोलता यहाँ पर y बोलता, फिर एक y एक अननोन और आता, उसके लिए मैं एक बार यहाँ पर KCL और लगाया था। x और y में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल पता है, आराम से हमारा काम चल जाता। तो हम इस तरीके से बड़े आराम से बड़ा ये आर इक्विवेलेंट वगैरह यूज करके काम चला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और सिखाना चाहता हूँ, ऐसे ही तुम्हें थोड़ा सा फैसिनेट करने के लिए। इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता था, हमने बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी ऐसे लिखे ही है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 10, ये 10। मैं एक छोटा सा प्लान और मेरे मन में है, वो ये है कि अगर ये वाला पॉइंट अगर A है और अगर ये वाला पॉइंट अगर B है,
तो इधर एक डेल्टा है और इधर भी एक डेल्टा है, इस डेल्टा को स्टार से रिप्लेस कर दो या फिर इस डेल्टा को स्टार से रिप्लेस कर दो, हो सकता है कि आसान बन जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा याद करो, डेल्टा को स्टार से रिप्लेस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा जंक्शन पॉइंट और लेके आते थे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते थे, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते थे और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते थे। ये वाला रेजिस्टेंस हुआ करता था दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। दिस इंटू दिस कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 20, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 2.5। ये वाला रेजिस्टेंस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इंटू दिस इज 25 अपॉन 20, 25 अपॉन 20, आई थिंक दैट इज 1.25। दिस रेजिस्टेंस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगेन बेटा ये मेरे पास आ गया 2.5। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इस डेल्टा वाले तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर, डेल्टा वाले तीनों रेजिस्टेंस हटाकर मैं स्टार वाले तीनों रेजिस्टेंस रख लेता हूं बस। और इसको रखते ही मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल बचा होगा। दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, दिस इज 0.8, दिस इज 1.25 एंड दिस इज 10, this is 11.25, this is 5 and 2.5 बड़ा कितना आ गया 7.5, this is B, this is B। now हाँ बेटा, ये 11.25 मल्टीप्लाइड विथ 7.5 डिवाइडेड बाई 18.75, ठीक है। दिस इज 2.5, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा है 4.5, दिस इज बी। दिस इज 2.5 ओम, दिस इज 4.5 ओम, दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो दैट इज 2.5 प्लस 4.5, द आंसर कम्स आउट टू बी 7। तो आप स्टार डेल्टा यूज करके भी ये वाला आंसर निकाल सकते थे। और तो और बेटा, अगर यही सिस्टम में अगर डायगोनल सिमेट्री ना होती तब भी बेटा आप ये सारा का सारा सवाल कर सकते थे, और मैंने आपको बताया है कि ये वाला सवाल कैसे कर सकते थे, कैसे निपटा सकते थे। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जिस तरह से हम लोगों ने सीरीज पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस देखे, अब इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अगर रेजिस्टेंसेस के बजाय अगर बैटरीज अगर सीरीज पैरेलल में होंगी तो क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे पहले हम एक बार के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जो सेल्स हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और सब में करंट की वैल्यू सेम है। लाइक दिस, कि मान लीजिए लाइक दिस, दूसरा सेल ऐसे, तीसरा सेल ऐसे एंड सो ऐसे बड़ा सेल्स लगे। इसका EMF E1 रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2 रेजिस्टेंस R2, इसका EMF E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3, इसका EMF EN और इंटरनल रेजिस्टेंस RN। ठीक है, मान लीजिए कि करंट जो है वो ऐसे है, जो करंट है वो ऐसे है। दिस बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स, एक्टिंग लाइक ए सोर्स, एक्टिंग लाइक ए सोर्स, एक्टिंग लाइक ए सोर्स। यहां से अब तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E1 माइनस I1 R1, इसका आएगा E2 माइनस I2 R2, इसका आएगा E3 माइनस IR3, इसका आएगा EN माइनस IRN। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल बैटरी से जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। और ये
इकलौती बैटरी उतना ही करंट ड्राइव करेगी जितना करंट ये सारे के सारी बैटरीज मिलाकर कर रही है, सिंपली। तो चलिए, अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे पोटेंशियल राइट डाउन करके ऐसे लिख दूं कि मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल 0 और करंट है I। करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा I इंटू आर एन, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा माइनस आई आर एन। यहाँ से अगर पोटेंशियल बढ़ेगा ई एन, तो यहाँ का पोटेंशियल हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ई एन माइनस आई आर एन। हर बैटरी के अक्रॉस इतना इतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बट दैट विल बी E1 माइनस आई आर वन। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, दैट इज E2 माइनस आई आर टू। फिर वैसा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, दैट इज E3 माइनस आई आर थ्री, प्लस 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 यहाँ से यहाँ तक, दैट इज En माइनस आई आर एन। इट कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 अप टू En माइनस आई टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस Rn। अब मैं इस सेल को जिस सेल से रिप्लेस करना चाह रहा हूं उसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूंगा तो दैट इज ऑफ कोर्स E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 अप टू En, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस अप टू Rn। तो अगर इस तरह से सीरीज के अंदर अगर बैटरी जुड़ी हुई हो तो आप सीधा का सीधा बड़ा सारे के सारे EMF ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो कि E3 में हायर पोलरिटी इस तरफ होती और लोअर पोलरिटी अगर इस तरफ होती तो आप यहाँ पर प्लस En नहीं लिखते, तब आप माइनस En लिखते। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के सारे जो हमने EMF जोड़े हैं वो विथ पोलरिटी जोड़े हैं। अगर मान लो कोई पोलरिटी उल्टी, पोलरिटी मतलब बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, अगर मान लो कि कोई पोलरिटी अगर उल्टी लगी हुई है तो उस केस में हम उस EMF को नेगेटिव ले लेंगे। तो ये जो है ये विथ पोलैरिटी है। तो आप सीधा कह सकते हो कि इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ EMF का एल्जेब्रिक सम कर लें और सारे के सारे EMF हम ऐड कर लें। कोई अगर बैटरी उल्टी पोलरिटी के साथ अगर जुड़ी हुई है तो आप उसके साथ माइनस लगा दें। रेजिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, उनमें माइनस नहीं लगाते। तो आप इतनी सारी बैटरीज को इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, और जिस बैटरी से आप रिप्लेस कर रहे हो उसके EMF को आप कह सकते हो कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप कह सकते हो कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बस इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात है। आगे चलते हैं बेटा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, बैटरी ऐसे लगे ना बेटा, ये 20 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, और ये 30 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस आपका बड़ा 5 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 ओम। मुझे पूरे के पूरे सर्किट में करंट निकालना है कि बताओ करंट कितना आएगा, निकाल लेंगे। इस तरह के सर्किट को मैंने पहले भी KVL से भी सॉल्व किया था, लेकिन आज आप कह सकते हो कि सर सारी की सारी बैटरीज तो सीरीज में है, तो इन सारी की सारी बैटरीज को मैं एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ, सारे के सारे रेजिस्टेंस को मैं एक इकलौती रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब सुनना, ये जो बैटरी है ये करंट भेजना चाहती है यूँ कि हायर पोलरिटी इस तरफ, लोअर पोलरिटी इस तरफ। ये बैटरी करंट भेजना चाह रही है ऐसे, उसके अपोजिट। ये करंट भेजना चाह रही है बेटा अगेन एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट भी भेजना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी
तीनों बैटरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजना चाह रही है और ये क्लॉकवाइज भेजना चाह रही है। इसका मतलब इन तीनों की पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है, इसकी अपोजिट है। तो आप कह सकते हो कि सारे के सारी बैटरीज को हम इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज 20 प्लस 30 प्लस 10, इसके लिए प्लस माइनस 10 से 10 कैंसिल, दैट कम्स आउट बी 50 वोल्ट। तो आप इन चारों बैटरीज को एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर दो जो 50 वोल्ट की हो, और ये इतने सारे जो रेजिस्टेंस हैं उनको आप एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं है, दैट इज 15 प्लस 3 18 एंड 20 ऐसे। और आप कह सकते हो कि करंट विल बी ऑफ कोर्स 50/20, दैट कम्स आउट टू बी 2.5 एम्पियर। ये आपका करंट आ जाएगा। सर्किट में आपके जो करंट की वैल्यू है वो 2.5 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारा आंसर। तो जब भी बेटा बैटरीज अगर इस तरह से हो, हम बड़े आराम से इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए बच्चों, अगर हम n आइडेंटिकल बैटरीज अगर सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा देखते हैं। n आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबका EMF E है, रेजिस्टेंस R है, सबको मैंने सीरीज में लगा रखा है ऐसे, और सेम साइड में पोलैरिटी है। और इस पूरे को मैंने एक लोड रेजिस्टेंस के साथ लगा रखा है, जो लोड रेजिस्टेंस है लेट्स दैट इज कैपिटल R। ठीक है, इसका EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R, ये nth बैटरी है, EMF E रेजिस्टेंस R। मुझे करंट वगैरह सब कुछ डिस्कस करना है, अभी करते हैं। इन n सेल्स को इकलौते सेल से रिप्लेस करो जिसका EMF आएगा E इक्विवेलेंट और जिसका रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट। EMF आएगा E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट। ये कैपिटल R तो बड़ा है। सर ये EMF कितना होगा? बड़ा EMF के लिए सारे EMF ऐड कर लो, E E E E n टाइम्स, तो इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा n टाइम्स E। एक भी अगर पोलरिटी उल्टी लगी होती तो हम ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते। रेजिस्टेंस की बात, तो सारे के सारे रेजिस्टेंस ऐड कर लो, दैट कम्स आउट टू बी n टाइम्स R। मैं आपसे पूछूं कि बेटा कितना करंट आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर करंट आएगा इक्विवेलेंट EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स NR प्लस R। E इक्विवेलेंट है कितना? n टाइम्स ऑफ E, n टाइम्स ऑफ E। बड़ा ही हमारा इक्विवेलेंट EMF है। आगे चले बेटा। अब एक बात और, अगर इस केस में इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू NR, अगर कैपिटल R NR से बहुत बहुत बड़ा हुआ तो उस केस में आप कह सकते हो करंट इज बेसिकली एनी, सॉरी बड़ा n स्मॉल r, कैपिटल R जो है वो NR से काफी बड़ा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि एनी अपॉन बड़ा कैपिटल R बड़ा है तो कैपिटल R को नीचे लिख दो, और ऐसे केस में मैं कह सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट आएगा। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा एडवांटेजियस है। भाई आपने इस तरह से बैटरीज को सीरीज में क्यों लगाया होगा? जरूर इकलौती जो बैटरी होगी वो उतना करंट नहीं दे पा रही होगी, तभी तो आपने 2 सेल 3 सेल 4 सेल लगाए होंगे, और वो 2 सेल 3 सेल 4 सेल लगाने से फायदा क्या हुआ कि करंट बड़ा होगा। करंट बड़ा तब ज़्यादा होगा जब आपके जो लोड का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत बड़ा हो, और ऐसे केस में जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे करंट ऑफ कोर्स उतना ही ज़्यादा होगा।
फेयर इनफ। तो आप कह सकते हो कि ये वो कंडीशन है इन विच दिस इज द कंडीशन फॉर विच series combination is advantageous। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बेटा वो एडवांटेजियस होगी। जैसे आपने नोटिस किया होगा टॉर्च के अंदर, बेटा टॉर्च में आपने इस तरह से नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए बेटा ये कोई सेल है तो ऐसे बेटा दूसरा सेल है, ऐसे बेटा तीसरा सेल है, ऐसे सीरीज में लगा रखे होते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, बेटा इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। इसका मतलब ये वाली बैटरी, इसका ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, फिर बेटा इसका प्लस इसका माइनस, इसका हायर पोटेंशियल, इसका लोअर पोटेंशियल, फिर बेटा इसका हायर पोटेंशियल, इसका लोअर पोटेंशियल, ऐसे सीरीज में जोड़ रखी है। अगर आपने एक बेटा पोलरिटी उल्टी लगा दी तो बेटा फिर वो कैंसिल कर जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। इवन हमारे टीवी वगैरह के जो रिमोट आते हैं, एसी के रिमोट आते हैं, उसमें भी जो हमारी जो बैटरीज होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सीरीज में जुड़ी होती हैं। आप बोलोगे नहीं सर वो तो पैरेलल पड़ी हैं, वो तो पैरेलल पड़ी होती हैं सर। जैसे हम वो दोनों सेल्स को देखते हैं, दोनों सेल्स ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, पड़े पैरेलल हैं, लगे सीरीज में, चेक करना वैसे पड़े होते हैं। अगर हम हमारे रिमोट वगैरह के अंदर सेल्स को देखें तो ऐसे पड़े होते हैं, एक सेल यूं पड़ा होगा, उसके साइड में दूसरा सेल यूं पड़ा होगा, बड़ा पड़े पैरेलली हैं, लगे सीरीज में। समझाता हूँ। मान लो कि इसकी पॉजिटिव पोलरिटी यहाँ पर, इसकी नेगेटिव पोलरिटी यहाँ पर, तो आपने नोटिस किया होगा दूसरे वाले की प्लस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, ज़रूर नोटिस किया होगा। और अंदर से दोनों के दोनों ऐसे एक वायर से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये अंदर तो बड़ा वायर होता ही है, ये करंट भेज देगा, यहाँ से करंट आ जाएगा। अब देखो इस बैटरी का हायर पोटेंशियल यहाँ पर, लोअर पोटेंशियल यहाँ पर, तो इट इज़ लाइक दिस। इसी तरह से जो नीचे वाली बैटरी उसको देखो बेटा, उसका हायर पोटेंशियल यहाँ पर, लोअर पोटेंशियल यहाँ पर, तो करंट यूं आ रहा होगा, यूं आ रहा होगा, यूं आ रहा होगा। ये करंट भेजना चाह रहा होगा ऐसे, ये करंट भेजना चाह रहा होगा ऐसे। तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, पड़े पैरेलल हैं। पड़े तो कैसे रहो, काम तो क्या है कि काम कैसे आ रहे हैं, बड़ा काम तो कैसे आ रहे हैं, सीरीज की तरह काम आ रहे हैं। दे आर जॉइंट एंड टू एंड एंड दे आर हैविंग सेम करंट, तो ऑफ कोर्स दे आर सीरीज। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। एक मैं यहां पर एक बात और बताता हूं बेटा। मान लीजिए कि ये जो n सेल्स थे, इसमें से आपके m सेल्स जो हैं वो रिवर्सली कनेक्टेड है। रिवर्सली मतलब बेटा उल्टा लगा दिया उनको, उल्टा लगा दिया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? तो जरा सोचो, टोटल n नंबर ऑफ सेल्स थे, उसमें से n माइनस m नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो तो ऐसे लगा दिया अपन ने, और ऐसे m सेल्स जो है वो अपन ने ऐसे लगा दिए, उल्टे लगा दिए। ये जो n माइनस m है ये ऑफ कोर्स करंट भेजना चाह रहे हैं ऐसे, ये m सेल्स जो आपने उल्टे लगाए हैं ये करंट भेजना चाह रहे हैं ऐसे। इन n माइनस m सेल्स की वजह से ईएमएफ आएगी n माइनस m इंटू ई, n माइनस m इंटू ई। ये तो बड़ा करंट इस तरफ भेज रहे हैं, ये m सेल्स उल्टी तरफ करंट भेज रहे हैं, तो माइनस m टाइम्स ई। बेटा माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि करंट उस तरफ भेजना चाह रहे हैं, अपोजिट पोलरिटी है। तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया n माइनस 2m इंटू ई। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि n में से अगर m सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड हैं या फिर n सेल्स में से m सेल उल्टी पोलरिटी के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा वो n माइनस 2m इंटू ई आएगा। याद रहेगा बेटा इस बात को। जैसे बेटा मान लो 12 सेल है, वो अगर सेम पोलरिटी में जुड़े हुए हैं, एक की तरफ जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा बेटा? 12E। लेकिन इन 12 सेल्स में से मान लीजिए कि 2 सेल जो हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड है। वो अगर रॉन्गली कनेक्टेड है इसका मतलब 10 सेल्स तो यूं जुड़े हुए हैं,
ऐसे, और 2 सेल यूं जुड़े हुए हैं, जो 10 यूं जुड़े हुए हैं उनकी वजह से ईएमएफ आएगा इस तरफ 10E, जो 2 सेल यूं जुड़े हुए हैं उनकी वजह से ईएमएफ आएगा इस तरफ 2E। किसकी चलेगी? ये ज़्यादा है ये कम है, तो इनकी चलेगी, और आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बेटा वो आएगा 10E माइनस 2E, दैट इज इक्वल्स टू 8E। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, कितने सेल थे? 12 माइनस 2 टाइम्स कितने सेल आपके रोंगली कनेक्टेड हैं? 2 इंटू E, आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 8। तो अगर n सेल्स में से अगर आपके m सेल्स उल्टे कनेक्टेड हैं तो आप बड़ा इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख सकते हो, दैट इज n माइनस 2 टाइम्स जितने रोंगली कनेक्टेड हैं पूरे का E। आगे चलिए। अच्छा, नेक्स्ट, ये बात हुई बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऐसा ही आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और है, सुनिएगा। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक सर्किट है, इस तरह से 2 सेल्स हैं। पहले सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस पूरे अरेंजमेंट को आप एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा सेल जिसका ईएमएफ होगा इक्विवेलेंट और जिसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हालांकि डेरिवेशन भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे आउटरेजियसली टफ नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं है। R इक्विवेलेंट विल बी ऑलवेज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। E इक्विवेलेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 divided by 1 by R1 plus 1 upon R2। This is your E equivalent। Again E1 E2 बेटा विथ पोलरिटी लिखनी है। अगर मान लो कि यही E2 की बेटा हायर पोलरिटी अगर इस तरफ होता तो प्लस नहीं माइनस, तो ये जो E1 E2 है बेटा इनको लिखते वक्त पोलरिटी का ध्यान रखें बस। डेरिवेशन नॉट दैट टफ बेटा, तुम यहाँ से करंट I1 मान सकते हो, यहाँ पर I2 मान सकते हो, फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह लिख के भी डेरिवेशन वगैरह भी कर सकते हो, बट अगेन नॉट रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड होती, कोई एक्स्ट्रा बात सीख पाते तो आप लोग जानते हैं कि मैं भी इसको कराई देता। तो इतनी सी बात याद रखनी है, इन 2 सेल को आप इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे बेटा 2 ही नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 50 हो, 60 हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सेल्स हो आप बड़े आराम से उन सारे सेल्स को एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो। और जिस सेल से आप उसको रिप्लेस करोगे उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास बैटरी, दूसरी बैटरी, दिस इज लेट्स से 20 वोल्ट, बट दिस इज 2 ohm, this is 20 volt, this is also 2 ohm। इस सारे अरेंजमेंट को मैंने एक और रेजिस्टेंस के साथ लगा रखा है, लेट्स से दिस इज 5 ohm रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दीज 2 बैटरीज। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड करंट थ्रू 5 ohm, और 5 ohm में से कितना करंट गुजरा है। ये दोनों बैटरीज बेटा आप देख रहे हो पैरेलल में है। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? आप बोलो सर इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन आर टू, दैट इज 10 प्लस 15. सो इक्विवेलेंट ईएमएफ कम्स आउट विद 25 वोल्ट. तो दोनों सेल्स को आप इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका ईएमएफ आएगा 25 वोल्ट. और तो और जो आर इक्विवेलेंट है उसके लिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/2, 1/R1 प्लस 1/R2. सो आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 1. तो इन दोनों सेल्स को आप एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर दें जो 25 वोल्ट का होगा, जिसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा और जो रजिस्टर है 5 ओम वो ऐसे. करंट विल बी लाइक दिस. द वैल्यू ऑफ करंट विल बी ऑफ कोर्स 25 वोल्ट डिवाइड बाय 6 ओम. वोल्ट पर ओम इज ऑफ कोर्स एम्पियर. सो करंट इज 25/6. तो ऐसे बेटा कोई भी अगर दो सेल अगर सीरीज में पैरेलल में हो तो आप बड़े आराम से इस तरह के फॉर्मूले यूज करके उन सेल्स को तुम एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो. एंड कैलकुलेशन ऑफ कोर्स इससे हमारी हल्की फुल्की आसान तो हो ही जाएगी. आगे चलिए बच्चों, एक और करते हैं. चलिए, आप जिद कर रहे होते हैं, एक और कर लेते हैं. चलिए चलिए, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट. This one is 60 volt, 6 ohm. This one is 15 volt, 3 ohm. यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 4 ohm. बड़ा ध्यान देना, इस बार दोनों की पोलरिटी जो है ना वो सेम साइड में नहीं है, अपोजिट है. फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ. बड़ा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लें, फिर हो सके तो 4 ओम के अंदर जैसे करंट भी निकाल लें. इस 4 ओम में से कितना करंट जाएगा वो भी निकाल लें. ठीक है, चलिए निकालते हैं. इक्विवेलेंट ईएमएफ बेटा, इसको अगर प्लस लिखोगे तो इसको माइनस, इसको प्लस लिखोगे तो इसको माइनस, मर्जी बेटा आपकी. मैं इसे प्लस लिख रहा हूं. इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. 60 अपॉन 6 बड़ा 10, 15 अपॉन 3 5. 1/6 प्लस 1/3 इज आई थिंक 1/2. हमारे पास आ गया है, दैट इज 10 वोल्ट्स. दोनों सेल्स को मैं एक सेल से रिप्लेस कर सकता हूं और जिस सेल से मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं दैट इज 10 वोल्ट्स. फेयर एनफ. सर आर इक्विवेलेंट, हाँ बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट. इन दोनों रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज 1/6 प्लस 1/3, दैट इज आई थिंक 1/2. तो आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 2 ohms. तो इन दोनों सेल को रिप्लेस कर दो एक इकलौते सेल से जिसका वोल्टेज है 10, जिसके साथ रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड ये एक 4 ओम बेटा हमने अलग से लगा रखा है. हमसे पूछ रखा है कि बताओ इसमें कितना करंट आएगा. ऑफ कोर्स दैट विल बी 10/6, दैट इज 5/3 एम्पियर्स. ये हमारा करंट है बेटा. तो इस तरह से चाहे बेटा सीरीज हो पैरेलल हो, हमें किसी प्रकार से इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए. हम बड़े आराम से सारा का सारा काम निपटा सकते हैं. आई होप इट विल वर्क. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अगर हम मेरे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हो, सबका ईएमएफ E हो, सबका रेजिस्टेंस R हो और इन सबको हम लोगों ने पैरेलली ऐड कर दिया, इन सबको हम लोगों ने पैरेलली ऐड कर दिया, तो सर्किट कैसा बनेगा चलिए डिस्कस करते हैं.
ऐसे बेटा n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सारे आइडेंटिकल हैं, और एक लोड रेजिस्टेंस के साथ मैंने यूं जोड़ रखा है इसको। जो लोड रेजिस्टेंस बेटा वो कैपिटल R है, इसका EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R। ठीक है। हाँ बच्चों, करते हैं इसको हल्का फुल्का एनालाइज। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हल्का फुल्का एनालाइज किया बेटा। सबकी पोलरिटी एक तरफ है। सबसे पहले तो इन सारे के सारे सेल को मैं एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसकी EMF कोई फॉर्मूला है क्या? ऑफ कोर्स है, E/R। बेटा ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं, 4 दिखा रखे हैं तो खूब सारे। बेटा बताओ, E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस 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 कितने टाइम्स? n टाइम्स, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा कितने टाइम्स? n टाइम्स। आई थिंक इट विल नॉट बी दैट टफ। ऊपर आ जाएगा हमारे पास n E/R डिवाइड बाई 1/R 1/R n/R, n/R कैंसिल, इक्विवेलेंट EMF आपका E ही आ गया है। इसका मतलब ये जो n सेल्स हैं इसको हम इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, उस सेल की EMF भी E ही होगी। कोई बात नहीं, शायद R इक्विवेलेंट का अंतर आए। आप बोलोगे सर 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो दैट इज n/R। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे प्यारे वाले बच्चों आ गई है R/n। इसका मतलब मैं इस पूरे के पूरे सेल के जो अरेंजमेंट है उसको एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिस सेल का इक्विवेलेंट EMF तो E ही होगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R/n होगा, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस तो बेटा पहले से है ही R। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आ गया। क्या आ गया? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। कोई मुझसे पूछ ले कि इसमें सर करंट कितना आएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे बेटा, क्यों नहीं निकाल लेंगे। करंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट EMF तो बेटा E है। R इक्विवेलेंट कितना है? आप बोलो सर कैपिटल R तो लोड का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R/n, तो करंट की वैल्यू आ गई है। मैं साइड में लिख दूं, यहाँ लिख दूं, करंट की वैल्यू आ गई है NE अपॉन NR प्लस स्मॉल r। अब आप लोगों ने इस तरह से इस तरह से बैटरीज को पैरेलल क्यों लगाया होगा? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी होगी? तो आप बोलोगे सर जरूर है ना, एक सेल से उतना करंट नहीं आ पा रहा होगा, इसलिए सर हमने इस तरह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाए होंगे, कुछ ना कुछ बैटरीज लगाए होंगी पैरेलल में। किस केस में बेनिफिशियल होगा? बेटा मेरे ख्याल से तब बेनिफिशियल होगा जब आपके स्मॉल r की जो वैल्यू है वो n टाइम्स कैपिटल R से बड़ी हो। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो बड़ा इस कैपिटल R से खूब बड़ा होगा। उस केस में आप कह सकते हो कि करंट इज इक्वल्स टू NE अपॉन NR के सामने R बहुत बड़ा है तो इस NR को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो और नीचे सिर्फ स्मॉल r आ जाएगा। और ऐसे में आप कह सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब जितने ज़्यादा सेल आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा करंट बहेगा। तो ये हमारे पास वो केस आ गया जिसमें हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो एडवांटेजेस हो। तो कोई हमसे पूछ ले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब एडवांटेज होगा, बोल देना कि जब बैटरी का या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो n टाइम कैपिटल R से काफ़ी बड़ा हो, उस केस में हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एडवांटेजेस होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन टू बी एडवांटेजियस। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ये आ गया। ये कोई याद करने वाली बात नहीं बेटा, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए लिख दिया, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक छोटा सा काम और बच गया है, कल करते हैं यार, आज में तो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तुम भी थक गए होंगे। एक काम करना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की HCV के अंदर आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ट्राई कर सकते हो। आसान सवाल है बेटा, निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
अपनी शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABCD। बेटा ABCD तो मैं पहले दे चुका था, मैंने एक्स्ट्रा D दिया है। ABCD 4 सेक्शन है, चारों निपटा सकते हो। 3 पहले से दिए हुए थे, सिर्फ नया सेक्शन दिया आपको D। तो इतना काम कर सकते हो, इतना काम काफ़ी। ठीक, कल मिलते हैं।